जिसे वो हाथी उग्र हो। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बात करने के लिए मौजूद हैं अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितिन प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, यूपी से आते हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं। आपका अभिनंदन है जितिन प्रसाद जी। जितिन, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी में आए क्यों? क्योंकि यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों आए? जिस पार्टी को आप इतना कुछ कहते थे ये एंटी ब्राह्मण है, ये लोगों का ध्यान नहीं रखती, उस पार्टी में आने की आवश्यकता क्या पड़ गई? सवाल ये जरूर उठेगा और पूछा भी जाएगा। आज के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस पार्टी और जनता की दूरियां बहुत बढ़ गई। लोग हमसे उम्मीदें करते हैं और हम उस उम्मीदों पर खरा ना उतर पाए, लोगों के काम ना आ पाए, तो किस काम की ये सार्वजनिक जीवन और राजनीति व्यर्थ है। जितिन, देखिए, एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि वीरप्पा मोइली ने आपको लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने बोला आप हमेशा से संदिग्ध थे, आप एक जातिवादी नेता हैं और आप यहां पर सेकुलर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? वीरप्पा मोइली कांग्रेस के बड़े नेता हैं। अब वो बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो कब क्या कह लें उनको जरा मैं उत्तर प्रदेश में कब वो आए और हमारी राजनीति कब वो देखी, इसके बारे में मुझे तो ज्ञान नहीं है और ज़्यादा मैं उनके बारे में कहना नहीं चाहता। मैं अपने बारे में स्पष्ट हूं कि मेरी राजनीति साफ है, मेरा लक्ष्य साफ है। एक ट्रेंड बन गया है जितिन प्रसाद, जो पार्टी छोड़ के जाता है उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल होता है, झड़ी लग जाती है। आपकी तीन पीढ़ियों ने कांग्रेस को अपना लहू दिया, इसको हम कह सकते हैं, अपना खून पसीना दिया। अब आपने पार्टी छोड़ दी तो मध्य प्रदेश कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने क्या ट्वीट किया वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, नेताओं ने क्या बोला वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो सब आपने सुना होगा। क्या कहना चाहते हैं आप? ये अपशब्द क्यों? अभी मैंने कहा जैसे ये छोटे वक्तव्य और ये छोटी सोच की मानसिकता दर्शाता है, इससे कोई विचलित होने की बात नहीं है। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब आपने पार्टी छोड़ने का मन बनाया तो क्या उससे पहले आपकी राहुल गांधी से या प्रियंका वाड्रा से बात हुई? क्योंकि जनरल सेक्रेटरी हैं प्रियंका गांधी वाड्रा और यूपी की प्रभारी भी हैं, उनसे कोई बात हुई आपकी? नहीं, मेरी कोई इस विषय पे मंत्रणा नहीं हुई जो मैं कह सकूं कि वो पार्टी के कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। मेरी सिर्फ अगर मंत्रणा हुई है तो आम जन से हुई है, हमारे समर्थकों से हुई है, कार्यकर्ताओं से हुई है। मेरा सवाल है, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया वहां पर? मानना रहा, किसी ने आपको रोकने का प्रयास किया? नहीं, रोकने का प्रयास तो उनको किया जाता है जिनको किसी को लोभ लालच दे के आप रोक लें और कहें कि तुम्हें ये पद से नवाज दिया जाएगा। हम तो उन कारणों से छोड़ा ही नहीं है। आप बोल रहे हैं कि आपको कोई लालच नहीं था तो आपको चाहे राहुल गांधी होते, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा होती, रोक क्या लेते? लेकिन ये सचिन पायलट को रोक रखा है। पिछले साल वो जाने वाले थे लेकिन उनको रोक लिया। वहां क्या गेम चल रहा है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा नहीं, हम देखिए ये बात बड़ी आती है। अब सचिन पायलट जी की राजनीति, प्रदेश, उनका परिस्थितियां अलग हैं। क्या वहां हुआ क्या नहीं हुआ वो सचिन पायलट जी बता पाएंगे। आपके मित्र हैं, आपके साथ कैबिनेट में भी रहे। जो हो रहा है जो हुआ और जो हो रहा है वो सबके सामने है। इसमें मुझे कोई ऐसी अंदरूनी जानकारी ऐसी स्पेशल नहीं है जो आपको नहीं है अमीश जी। अब देश में एक ही विचारधारा है और वो है नेशनल इंटरेस्ट, देश हित। वही सबसे सर्वप्रिय है और वही ध्यान में रखते हुए फैसले होने चाहिए। और जो लोग कहते हैं वो स्वतंत्र तो हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की जो एक दिशा और एक महाराष्ट्र में शिवसेना से अलायंस हुआ तो वो भी तो सैद्धांतिक विचारों के विपरीत थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, बंगाल में लेफ्ट और फुरफुरा शरीफ, बंगाल के तो आप प्रभारी थे कांग्रेस के, बंगाल में फुरफुरा शरीफ और बिल्कुल। आप केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उसका अंजाम ये हुआ, केरल में सरकार बनी नहीं, बंगाल में जीरो और असम में सरकार नहीं बनी। वहां पर आप अजमल के साथ थे। यही मैं कहना चाह रहा हूं, जब बंगाल में एक व्यक्ति विशेष फुरफुरा शरीफ के जिनका कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है उनसे गठबंधन हो जाता है, असम में हो जाता है, वो तो पार्टी चला रहे हैं, मगर
वो ये कोई स्पष्ट नीति के तहत नहीं हो रहा है। और बंगाल और केरल में कांग्रेस पार्टी का एक जगह गठबंधन है, एक जगह उसी पार्टी से सीधे सीधे लड़ाई है, सामने सामने राजनीतिक। तो ये जनता के सामने, आप देश के सामने क्या दिशा प्रस्तुत कर रहे हैं? देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है कि ये वैचारिक सिद्धांतों के बिल्कुल विपरीत है जो कांग्रेस पार्टी बोलती आई है। कपिल सिब्बल का कल हमने इंटरव्यू किया हमारे नेटवर्क ने, और उस इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर किसी कंपनी का सीईओ अपने लोगों की बात नहीं सुनेगा तो वो कंपनी कैसे आगे बढ़ेगी। राजनीति का सिद्धांत भी कुछ इसी तरह है, लोगों की बात सुनी जाए। क्या कांग्रेस में लोगों की बात नहीं सुनी जाती? अब बताइए, सिब्बल जी इतने वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी हैं, टॉप लीडिंग लॉयर्स में भी हैं, और मेरे पिताजी के दोस्त भी हैं। उन्होंने भी कहा तो बहुत कुछ है, मगर वहाँ इंटरनल प्लेटफॉर्म्स पे बात रखें, परिवर्तन लाएं, पार्टी की भलाई के लिए हो। देश भी चाहता है एक मजबूत विपक्ष खड़ा हो, मगर वो नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ नीति रीत स्पष्ट है ही नहीं। और आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े नेता हताश हैं। G23 की मौजूदा स्थिति क्या है? क्या अभी भी उनका विरोध जारी है? अब मैं G22 हो गया है, G23 तो रहा नहीं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का मुझे परिवार में सदस्यता मिल गई है। अब आप G22 वालों से ही पूछ पाएंगे कि उनकी क्या स्थिति तो क्या है और आगे मैं क्या ये मानूं कि बारे में मुझे G23 से G22 हो गया, वो 22 भी हो सकता है कहीं ना कहीं चले जाए अपना आशियाना ढूंढ के? अब इसके बारे में मेरे पास कुछ कहने को शब्द नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया जितिन प्रसाद, हमारे साथ एक्सक्लूसिवली न्यूज 18 नेटवर्क पर बात करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। जितिन प्रसाद बीजेपी में एंट्री के बाद स्पष्ट रूप से, बेबाक रूप से अपनी बातों को रख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जितिन।